नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं सना हमजद का वीडियो है। बड़ा जबरदस्त वीडियो है क्योंकि एक बार फिर से मोहम्मद तारिक भाई जो हैं हमारे इंडियन भाई हैं, वो उनके चैनल पे गए हैं और बात हो रही है इंडियन मुस्लिम रिएक्शन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया यूसीसी पर। भाई इंडिया के लोगों का, इंडियन मुसलमानों का क्या कहना है, चलिए भाई देखते हैं। अच्छा तारिक, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी? माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। मैं इस बार फैमिली के साथ था। लास्ट के 2-3 लॉकडाउन जो भी लॉकडाउन थे उसमें शायद अकेले मनाना पड़ा था। लेकिन इस बार तो मैंने फैमिली के साथ मनाया तो काफ़ी मज़ा आया। अच्छा तारिक, क्योंकि ये खासकर ईद उल अजहा थी और इसके हवाले से बहुत सारी बातें गर्दिश करती हैं कि इंडिया में कुर्बानी पर पाबंदी आयद की गई है, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया गाय की पूजा करते हैं और हम लोग ईद उल अजहा पर गाय की कुर्बानी करते हैं। तो कुर्बानी के हवाले से कुछ बताइएगा, किन तरह के मसलों का सामना करना पड़ता है? मैम, हमारे पास एनिमल स्लॉटर एक्ट है, जहाँ पे काऊ बैन है फॉर द फैक्ट। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूँ, कई लोग नहीं जानते होंगे, इंडिया में भी नहीं जानते हैं, और चूँकि इसके लिए इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है। काऊ जो हमारे यहाँ बैन है, वो रिलीजियस पर्पज़ के लिए बैन नहीं है कि हिंदू जो उसको पूजा करते हैं इसलिए बैन है, नहीं। काऊ एक इकोनॉमिकली वायबल एनिमल है, यानी कि उसका इकोनॉमिक फ़ायदा बहुत है। इस कारण से उसके स्लॉटर पे बैन है। तो ये कहना कि हिंदुओं की वजह से बैन है, ये नहीं है। रीज़न बिहाइंड सेंटिमेंट है उनके, इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि कुर्बानी में हम गाय करते हैं, मैम कुर्बानी में गाय ज़रूरी नहीं है इस्लाम में। वन ऑफ द एनिमल है। आप बकरे कर सकते हो, मेंढा कर सकते हो, जिसको भेड़ भी कहते हैं, ऊँट कर सकते हो, भैंस कर सकते हो, बैल कर सकते हो, है ना? तो बहुत सारे जानवर जो होते हैं, उसमें गाय एक हाइलाइटेड इसलिए क्योंकि वो एक कंट्रोवर्शियल जानवर हो गया है ना? ज़रूरी नहीं है कि उसको किया जाए, जैसे हमारे घर में बकरे होते हैं। दिल्ली में जाओगे तो आपको भैंसे हर जगह होते हैं, इंडिया में हर जगह। सो कुर्बानी तो कुर्बानी, किसी भी जानवर में किया जाए। रही बात की प्रॉब्लम की, तो मैम हमारे यहाँ नियम है कि आप किसी भी सोसाइटी के अंदर या फिर ओपन जगह पे नहीं करेंगे। आपको साफ-सफाई मेंटेन करनी पड़ेगी। सरकार एमसीडी भेजती है, जो भी उठाते हैं कचरा वगैरह उसको भेजती है सारा कुछ। सो देयर इज़ अ प्रोविज़न कि आप ओपन में नहीं करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे सिर्फ आप नहीं रह रहे हो, कई और रिलीजन रह रहे हैं। तो साफ-सफाई और जो भी एक प्रोटोकॉल है स्लॉटर का, वो आप फॉलो करें। आपके लिए डेडिकेटेड स्लॉटर होम है, वहाँ जाएँ, या फिर आपकी जो आरडब्ल्यूए है, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, उसके तहत आप एक जगह मुकर्रर करें जहाँ पे आप करेंगे। बैन-वैन तो कहीं पे इश्यू नहीं है। 3 दिन पार हो गए, हमने बकरीद आराम से एन्जॉय किया। माशाल्लाह, कोई दिक्कत सही। नहीं। तो आपने कुर्बानी की? हाँ जी, हमने कुर्बानी की। अच्छा चलिए, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया की सरकार की जानिब से कहा गया है कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अगर हम देखें तो इंडिया जितना अच्छा, बात आगे बढ़े, यूसीसी पे बात आए, गाय की कुर्बानी की बात हुई है, तो मैं आपको कई पाकिस्तानी जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनकी बातें मैं सुनवा देता हूं। गाय क्यों नहीं खानी चाहिए, ये भाई मैं नहीं कह रहा हूं, उसमें एक आध शायद इंडियन भी हैं, कई मुझे मिले थे कई जगहों पे, तो वो ये सब इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। आप जरा इनकी सुन लीजिए। लेकिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मतियों, गाय का दूध पिया करो, इसमें शिफा है। गाय का घी खाया करो, इसमें दवा है। जरा अल्फाज के फर्क को भी मुलाजा फरमाइए। और गोश्त से बचा करो, इसमें बीमारी है। तिबरानी की एक हदीस, उसमें भी गाय के बारे में यही कहा गया कि गाय के दूध में शिफा है, इसका मक्खन दवा है, इसका गोश्त बीमारी है। हम बात करेंगे इंडिया की। यहाँ पर मुसलमान इसलिए गलत हैं, इनमें मना किया गया है गाय के गोश्त। ये मुसलमान उस हवाले से गलती पर हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि कुरान में किसी भी जगह पर ये नहीं है कि आप गाय को ज़बह करो। अब आप इन पर भरोसा करें ना करें, ये आपकी मर्जी है भाई, ये आपके मजहब के लोग हैं, इन्होंने ये बातें कही हैं, हदीसों का हवाला दिया है, तो आपकी मर्जी है। दूसरी बात कि बिल्कुल हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हैं। मैं यही सवाल करता हूं कि आप पाकिस्तान में, मैं अगर सना भी हैं तो सना सुन रही है तो अगर मेरे सवाल का जवाब दे सकें कि पाकिस्तान में मैं आपके घर के सामने आकर अगर सुअर को काटूं तो क्या मुझे इजाजत मिलेगी? क्या पाकिस्तान का कानून मुझे इजाजत देगा? क्या इस्लामिक कानून मुझे इजाजत देगा? नहीं देगा। शायद मेरी मॉब लिंचिंग हो जाएगी वहां पे अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूं तो। यहां पर गाय हमारे लिए बहुत पवित्र जानवर है, हम उसकी पूजा करते हैं, नो डाउट, इसमें किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। गाय की हत्या होगी तो प्रॉब्लम होगी, सिंपल फंडा है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं।
हाँ, लेकिन अब कुछ इसमें मुसलमान ऐसे हैं जो अपने आप को बिल्कुल कट्टर साबित करने के लिए कि जी देखिए, मैं तो असली मुसलमान तभी होऊंगा जब मैं गाय को मारूंगा। तो ये आपकी नासमझी है, आपकी जिद है, आप बुद्धिहीन हैं, तब ऐसा करते हैं। जैसा कि तारिक भाई ने बताया कि ये जरूरी नहीं है, वन ऑफ द एनिमल है। आप देखिए, आप जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून आपको मानना पड़ेगा, और अगर वहां पर गाय के कत्ल पर, गाय की कुर्बानी पर पाबंदी है तो है, आपको माननी पड़ेगी। हालांकि इसके बावजूद भी कई लोगों ने, मैंने देखे वीडियोस पोस्ट किए, हमने दिया, ये किया, वो किया, ये सब प्रोवोक करने के लिए कि प्रोवोक होइए। तो यकीन मानिए ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर कोई एग्जिस्टेंस में नहीं रहना है तो भाई फिर तो दिक्कत होगी। आप बकरे कीजिए, आप भेड़ कीजिए, किसी ने आप पर नहीं रोका है, कोई कुर्बानी पर बैन नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर आप वही काम करेंगे जिससे यहां की मेजोरिटी को प्रॉब्लम होगी, जिसके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, फिर तो प्रॉब्लम होगी, यकीन मानिए प्रॉब्लम होगी। बड़ा मुल्क है, जितने मज़ाहिब उसमें मिलजुल कर रहते हैं, खासकर अगर हम बात करें वहां पर रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी की, तो बहुत सारी ऐसी वीडियो तारीख हमारे सामने आ रही हैं जिसमें खासकर मौलाना हजरात जो है इस कोड पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एतराज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज अ इंडियन मुस्लिम आप इस सारे मुद्दे को किस तरह देखते हैं? मैम, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक आम कानून नहीं है। इसके लिए किसी का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, संविधान जिसको हम कहते हैं, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं ये मानता हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं किसी पे शक नहीं कर रहा हूँ कि जो मौलवी है या फिर जो पंडित है या फिर जो भी पादरी है, शायद उसने संविधान को समझा नहीं है। बात को समझेंगे आप, क्योंकि अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी किसी भी रिलीजन में, फॉर एग्जांपल अगर मौलवी नहीं बोलेंगे तो उनकी मुस्लिम के सामने क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, पंडित नहीं बोलेंगे तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। सबके साथ ये प्रॉब्लम है, तो मौलवी इसलिए बोल रहे हैं। संविधान में आर्टिकल 44 ये कहता है कि सरकार जब सक्षम हो जाए या फिर सोसाइटी का ऐसा माहौल हो जाए जहाँ पे सोसाइटी लगे कि यार अब एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और सब बराबर है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आना कि यार सबके लिए कानून बराबर हो। और यूनिफॉर्म सिविल बिल्कुल। कोड जो कानून है वो प्राइवेट, मतलब पब्लिक लॉ भी उसको आप कह सकते हैं, जो फैमिली लॉ भी कह सकते हैं आप, जिसमें शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस यानी कि जो भी आपको प्रॉपर्टी का बंटवारा है, और एडॉप्शन, ये चार कानून को टच करे कि यार इसमें सब बराबर रहो। जैसे कि मुस्लिम अगर 4 शादी कर रहे हैं, या तो फिर हिंदू को बिलाव करो, क्रिश्चियन को बिलाव करो, या फिर अगर वो एक शादी करे तो फिर मुस्लिम भी एक शादी करेगा, या फिर जो डाइवोर्स देने का तरीका वो कॉमन हो। ये ना कि ट्रिपल तलाक आप दे दो और हिंदू बेचारा जो है कि कोर्ट में जाए, क्योंकि आप समझिए मैम कि डिफरेंट कल्चर है। दूसरी बात जो अड़ंगा लग रहा है बीच में, वो ये है कि माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन एक्ट है कल्चर के, 29 में, आर्टिकल 29 के अंदर कल्चर को प्रोटेक्शन की बात की है, वो फंडामेंटल राइट है। और आप समझिए पहले डिफरेंस की, जो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब ये करना चाहिए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। द स्टेट शैल एंडेवर, एंडेवर का मतलब है कोशिश करेगा, ये लागू नहीं कर सकते एकदम से। आपकी सोसाइटी इकोनॉमिकली उतनी अच्छी हो, एजुकेटेड इतनी अच्छी हो, तो आप लागू करेंगे। मेरे ख्याल से अभी थोड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सोसाइटी शायद इतनी मैच्योर नहीं है और कई लोग इसके बारे में जानते नहीं है। लोगों को लग रहा है कि मुसलमान के अगेंस्ट है, नहीं, ये कई लोगों के अगेंस्ट में आ जाएगा, कई लोगों के रूल में बदलाव आएंगे। अगर इसमें छेड़ होगा या फिर अगर ये आता है तो हिंदुओं में भी बदलाव आने वाले हैं, क्रिश्चियन में भी बदलाव आने वाले हैं, सब जगह आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुसलमान के लिए मान लीजिए ट्रिपल तलाक हट जाएगा, तो हिंदुओं को जो अनडिवाइड फैमिली में टैक्स रिबेट मिलता है 2.5 लाख और 80 से सारे बेनिफिट्स, वो खत्म हो जाएंगे। तो क्या वो रेडी है? बात समझ रहे हैं? ये की सबसे बड़ी बात है। जो लैंड का बंटवारा है प्रॉपर्टी का, क्या उसके लिए वो रेडी है ना? ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जो हमारा 7 सिस्टर स्टेट है वो आर्टिकल 371 से प्रोटेक्टेड है। हमने ये गारंटी दे रखी है उनको, ठीक है, संविधान के अंदर, कि हम उनको कल्चर को बचाएंगे। वहां पॉलीएंड्री भी है, पॉलीगैमी भी है, मोनोगैमी भी है, उनके बहुत कल्चर है जहाँ पे एक जो औरत है वो 3-4 मर्द हो सकते हैं, उसके एक मर्द के 3-4 बीवी। तो क्या वो टच करने के लिए रेडी है? तो सबसे पहले आपको सारे जो कम्युनिटी के लीडर हैं, रिलीजियस लीडर हैं, उनको बैठाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा भाई ये सही है या नहीं है ना? उस पर अग्री होना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं इस पे कमेंट इसलिए अभी नहीं करूंगा क्योंकि अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, अभी जबानी तौर पे सिर्फ कही गई है। तो जब ड्राफ्ट आएगा उसमें क्या क्या प्रपोजल्स हैं, है ना, फिर एक उसका लंबा प्रोसेस है कि वो पहले हमारे लोकसभा में जाएगा, वहां से पास होगा, अगर हो जाती, जो कि हो जाएगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा,
वहां अगर पास नहीं हुआ तो रुक जाएगा, अगर वहां भी पास होता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अगर उसको ओके करेगा तो वो लॉ बन जाएगा, लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो फिर वो रुकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगी। जब तक सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं कि हाँ भाई ये ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं कहेगी जस्ट बिकॉज संविधान में, वो सारे लॉ को इंटरप्रेट करेगी, कोई चीज किसी के अगेंस्ट तो नहीं है, कोई विमेन के अगेंस्ट तो नहीं हो रहा, कोई मर्द के अगेंस्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे आर्टिकल में बराबर सब है, रिलीजन हो चाहे मर्द हो, जेंडर सब बराबर तो है। तारिक, इसका ज्यादा फायदा और नुकसान किस कम्युनिटी को होने वाला है? क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मजाहिब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ये सवाल ही गलत है ना सना। जब उस बिल का, उस कानून का ड्राफ्ट ही नहीं आया है, ये किसी को पता ही नहीं है अभी कि किस तरह का कानून बनने वाला है, उसमें क्या क्या क्लॉज लगने वाले हैं, किन किन बातों पर उस पर लिखा जाएगा, कानून बनाया जाएगा, तो फायदा किस कम्युनिटी को होगा? अगर ये आप मुंह उगलवाकर, मुंह में हाथ डालकर उगलवाना चाहती हैं कि मुसलमानों को, आप कहना चाहती हैं इनडायरेक्टली कि मुसलमानों को ज्यादा नुकसान होगा, तो माफ कीजिएगा कि ये लाइन आपकी गलत है, ये सवाल ही गलत है। क्योंकि जो चीज आई ही नहीं है सामने, आप उसके फायदे और नुकसान पर सवाल कैसे पूछ सकती है? जो चीज पता ही नहीं है कि उसमें क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। स्पेकुलेशन पे संविधान नहीं चलते हैं, देश नहीं चलते हैं, कानून नहीं चलता है। वो रिटन होगा, वो ड्राफ्ट होगा, एक प्रोसीजर है, बिना उसके नहीं होगा वो। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर ऐसी गवर्नमेंट नहीं है कि आप कुछ भी कर देंगे और सब कुछ यस यस हो जाएगा, नहीं हो सकता। उसके लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं, हर चीज मौजूद है, बिना सहमति के ये चीज नहीं हो सकती। अगर अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है तो कोर्ट से फैसला होकर सबकी सहमति के बाद फैसला आया है। अगर वहां अयोध्या में 5 एकड़ में एक बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है तो उस पर भी सहमति है, तभी बन रही है। तो वो ऑन पेपर लिखा हुआ है, उसमें क्लॉजेज हैं, सबने पढ़े हैं, सब सहमत हुए हैं। जो चीज आई ही नहीं, जो चीज जिसके बारे में पता ही नहीं है, आप उसको कैसे कर सकते हो? तराज इस पर सिर्फ जो है मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है, तो इससे ज्यादा नुकसान जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को होने वाला है या उनको फायदा होने वाला है? मैम देखिए, फायदा नुकसान ड्राफ्ट के बाद मालूम चलेगा, लेकिन प्रिलिमिनरी मैं आपको एक बात कह दूं कि हमारे यहाँ जो हिंदू एक्ट है उसके अंदर सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, तो 4 रिलीजन तो एक तरफ हो गया। मुस्लिम अलग हो जाता है क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन के अंदर आता है और इसका अपना पर्सनल लॉ है, तो मुस्लिम इसलिए अफेक्टेड महसूस कर रहा है। बात समझ रहे हैं? अगर सिख होते अलग, बुद्धिस्ट अलग होते, उनके बुद्धिस्ट कोड होता, जैन का अलग कोड होता, तो शायद वो भी बोलते। क्योंकि वो हिंदू कोड के अंदर अभी है, अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। लेकिन मोटा मोटी आपको मैं बात बता दूं, जो मुसलमान इस बात को सोच रहा है कि यार हमारे शरिया के साथ छेड़छाड़ होगा, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी का डिवीजन जिस तरीके से हम करते हैं, या फिर जो हम गोद लेने का जो हमारा प्रोविजन है, जैसे आमतौर पर इंडिया में मुस्लिम औरतें गोद नहीं ले सकती इस्लामी तौर एतबार पे, इट इज नॉट अलाउड, राइट? उसी तरीके से आपका जो प्रॉपर्टी में 2/3 हिस्सा है वो हाफ हो जाएगा। तो क्या जो मुसलमान मर्द है वो रेडी है कि भाई आधा आधा दो बहन को देने के लिए? बात समझ रहे हैं? तो ये सारा यूनिफाइड होने वाला है। उस तरीके से हिंदू में आप आ जाइए, हिंदू में ये चीज होगा। हिंदू में तो क्योंकि बेटी का हिस्सा होता नहीं है, वो तो कहता है मैं कन्यादान कर दिया सारा कुछ, यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टी उनके नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तारिक भाई, आपको, मुझे लगता है कि शायद आप जाकर नियम फिर से पढ़िए। हिंदुओं में बराबर के हिस्सेदार होती हैं। अगर वो मांग देंगी, अगर वो कह देंगी कि भैया हमें हिस्सा चाहिए, तो बिल्कुल बराबरी का हिस्सा है। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि हम मना कर देंगे कि बेटी का हिस्सा नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो कानून है हमारे यहाँ, ये तो कानून में लिखा है, बराबरी का हिस्सा है भाई। अगर एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तो चारों को बराबर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। कानूनन कोई रोक नहीं सकता उसे। नाम पे भी तो उसका इख्तियार नहीं है। तो हमारी में पेट्रियार्कल सोच जो है ना, उसका टकराव यूसीसी से है, रिलीजन का टकराव तो नहीं है। ये फैक्ट है, मैं आपको बता दूं कि दिस इज द फैक्ट। क्या अब जैसे हिंदू की मैं आपको बात बताऊं, मैम, जैसे मुसलमान में औरतें खुला ले सकती हैं, हिंदू में नहीं ले सकती हैं। हिंदू में उसको रीजन देना पड़ेगा क्यों। अगर वो खुशी से चाहे कि यार मैं डाइवोर्स दूं, तो नहीं ले सकती, आपको रीजन देना पड़ेगा, या फिर अगला अग्री हो। अगर दोनों में अग्री है तब। लेकिन अगर सिर्फ औरत चाहे कि मेरे को रिश्ता तोड़ना है, या फिर सिर्फ मर्द चाहे, तो नहीं कर सकता है। और हिंदुओं में जो शादी है वो सैक्रोटेंट है, मतलब है ना, सैक्रोटेंट, कि वो 7 जन्म का रिश्ता है। तो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये शादी 7 जन्म से हट करके कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाएगा, जस्ट लाइक मुस्लिम। तो मुसलमानों
देखिए, हिंदुओं में तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वैदिक काल से ही नहीं रहा है। डिवोर्स, तलाक, इस नाम का कोई शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ, हिंदी में कोई शब्द नहीं है अलग हो जाएं हम। इसीलिए अलग होने के लिए हम नहीं करते, हम परिवार जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पक्ष इस पर देखने पड़ेंगे, लेकिन हिंदू में, हिंदू सनातन धर्म में तलाक नाम का कोई क्या कहें टर्म नहीं है, कोई टर्म नहीं। जो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च की और मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी जिसमें इंडियन मुस्लिम ये कह रहे थे कि उन पर हिंदू धर्म जो है मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और उनसे एक उनकी मुस्लिम कम्युनिटी की जो एक शनाख्त है, जो उनके राइट हैं, उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। तो एज अ इंडियन मुस्लिम आप इस पर क्या कहेंगे? मैम देखिए, कस्टम में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये थोड़ी हो कि भाई हिंदू मुसलमान जो फेरे लेके शादी करेंगे, नहीं, वो तो निकाह से करेगा शादी। हिंदू जो अपना सही। फेरे शादी, कस्टम में चेंज नहीं होने वाला कुछ भी, है ना, सिविल कोड है ये। सो इट विल नॉट अफेक्ट योर कस्टम, द रिलीजन आइडेंटिटी आपसे नहीं छीन रहा, है ना, जो आपका प्रोसेस है शादी करने का वो नहीं छीन रहा। तो पता नहीं कोई ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दूसरी बात, क्या लागू हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, नहीं है, लेकिन क्योंकि तारिक आप ये देखें ना कि जो मुस्लिम हैं वहां के, उनसे 4 शादियों की जो है वो इजाजत भी तो छीनी जा रही है ना। ये भी बड़ा अगर एक मुझे लगता है सख्त मैम मसला है मर्दों के लिए। मैम मुझे तो सना, अगर आपके हस्बैंड कहें कि मैं 2 और शादियां कर लूंगा तो आप मान जाएंगी ना, आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर तारिक भाई की जगह मैं होता ना तो ये सवाल जरूर पूछता सना से कि अगर आपके हस्बैंड कहते हैं कि मैं 2 और शादियां करूंगा तो आप रेडी है ना, हाँ बोलेंगी ना आप, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना। मुझे लगता है कि बड़ी जाहिलाना बात है अगर कोई मर्द ये बात कहे कि मेरे को इसलिए कि मैं 4 शादी करनी, तो मैं क्यों करनी है। पहली बात तो ये है ना। आप एक बात को पहले समझो कि आमतौर पे आप रिकॉर्ड उठा के देखो, मुसलमान में गिन लोगे आप उंगली पे हिंदुस्तान में इनकी 4 शादी हो, 4 शादी खैर किसी ने की हो, नहीं की। 2 शादी मान सकता हूँ, वो भी रीजन के साथ कि यार मेरी पहली बीवी से बच्चा नहीं हुआ, या फिर पहली बीवी से तलाक हो गया, वो सब करते हैं, या फिर मेरी पहली बीवी बीमार है, या फिर मेरे को उससे बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई, या फिर उसका ऑपरेशन हो गया। रीजन ये होते हैं। आमतौर पे आप कोई भी इंसान को देख लो, अरे एक नहीं संभल रही, उनसे कहाँ 2 करेंगे वो 4, पता नहीं किस बात की खुशखबरी में रह रहे हैं। मैं तो ये बात सोचता हूँ, 4 शादी अगर हट जाती है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम, मुझे तो पर्सनली कम से कम नहीं है, क्योंकि मैं इस्लाम जितना जानता हूँ उसमें तवज्जो नहीं दी गई 4 शादी को। एक ऑप्शन है कि चाहो तो कर लो, अगर तुम जस्टिफाई कर सकते हो, यानी कि उनके साथ इंसाफ कर सकते हो, तो वरना बेहतर है एक करो। और मुझे लगता है कोई इंसान इंसाफ कर पाएगा। सबकी खूबसूरती अलग है, सबका नेचर अलग है, सबकी बातें अलग हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि, पता नहीं क्यों मैंने नहीं देखा आज तक किसी को 4 शादी करते हुए। ठीक है, तो पता नहीं उसके ऊपर क्यों आमादा लोग हो जाएंगे, कहने मेरे को 4 शादी करने की इजाजत दो। इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग, बहुत अच्छी चीज नहीं है। तारिक, आजादी के बाद से ही, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद से ही भारत ये चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो लागू किया जाए, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये ऐसा नहीं हो पा रहा। तो अब 2023 में, क्योंकि अब हम ये कहते हैं ना 20वीं सदी चल रही है, तो इस दौर में इस कोड को, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करवाना इंडियन सरकार के लिए क्या आसान हो पाएगा? मैम देखिए, आसान नहीं होगा, फेज मैनर में हो सकता है। जैसे देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट है कि अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं किसी हिंदू से शादी करना चाहता हूँ, तो मैं मुस्लिम लॉ से नहीं कर सकता, ना मैं हिंदू लॉ से कर सकता हूँ। तो उसके लिए कोर्ट ने फ्रेम किया हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है एक तरीके का, है ना। या फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट है, डाउरी एक्ट है, ये एक तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कहता है कि डाउरी नहीं देना है, जो कहता है कि बच्चों की शादी नहीं करनी है। बात समझ रहे हैं। तो ये आप फेज मैनर में लेकर के आओ, है ना, क्योंकि आप एकदम से लेकर के आओगे ना तो लोगों को लगेगा कि उनकी आइडेंटिटी, उनके कल्चर पे अटैक हो रहा है। और आपने जो सवाल किया कि आजादी से कहा गया लेकिन अभी तक नहीं हुआ, उसका रीजन ये है मैम कि आजादी के समय जो इंडिया की हालात थी, फाइनेंशियल कह लीजिए या फिर सोशल कह लीजिए, चूंकि हम आजादी से निकले थे, बहुत डिप्राइव्ड कम्युनिटी हम लोग थे। किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन हासिल करके, मेहनत करके, इंडस्ट्रियलाइज बन के, हमने कुछ ना कुछ इकोनॉमिक पावर हासिल करके अब इस लेवल पे आए जहाँ पे एजुकेशन देना जो है वो एक आसान हो चुका है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देना काफी आसान हो चुका है। सो वी कैन एजुकेट पीपल ऑन कि वाई हम क्यों ला रहे हैं, है ना। तो अब शायद ये टाइम है जहाँ पे सरकार को लगता है कि होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले डिस्कस किया जाए, एकदम से फ्रेम ना किया जाए और लाया जाए।
और एक शायद मेरे ख्याल से कोर्ट ने कहा, कम्युनिटी बनाई भी है लॉ कमीशन ने, कि सारे धर्म गुरु जो हैं अलग रिलीजन के, उनसे बैठ के ड्राफ्ट के लिए बोला भी गया है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, पहले ड्राफ्ट आएगा तभी मालूम चल सकता है। कुछ As चीजें I- हमारे में अच्छे हैं जो लोग हैं। आप सपोर्ट करते हैं इसको? देखिए, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट अगेंस्ट एनीबडी होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीजों में हम लोग ना यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करते हैं, बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं, मेरी बहन लड़ाई कर लेते हैं प्रॉपर्टी में, और हमारा शरीयत में उसको लगता है कि भाई मेरे को इतना नहीं मिलना चाहिए था, मेरे साथ गलत हुआ, तो वो कोर्ट चली जाती है, फिर कोर्ट फैसला करता है, तो वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड ही तो है। या फिर अगर कोई बच्चे की शादी कोई माँ बाप जबरदस्ती कर रहे हैं, मान लीजिए कि 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, और वो पुलिस थाने चली जाती है, जैसे स्टेट इंटरफेयर करेगा मैम, वैसे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में मूव कर जाएगी वो, तो फिर वहां पे चाइल्ड मैरिज एक्ट लगेगा उसके ऊपर कि आप नहीं कर सकते हैं, है ना, कोई लेके भगा गया सारा कुछ वहां पे, तो ये सारी चीजें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है ना। तो इसका आने से मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होने वाली। अगर आपकी शादी को ये कोई कहे क्या 9 साल में मत करना, तुम 18 साल में करना, जो ये है उसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं लगता कोई बुराई। लेकिन हाँ, किसी को लगता है कि मेरी आइडेंटिटी पे क्राइसिस हो रही है, तो ठीक है, उनके लिए भी है, तो ये सब चीजों को देखना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा सिर्फ मुसलमान के हवाले से, कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें आपकी बदलने वाली है। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मोटा मोटी सारी बातें आ गई हैं और आपने जवाब सुन लिया, और बिल्कुल सुलझे हुए तरीके से इन्होंने जवाब दिया, और बिल्कुल सही बात है। देखिए, अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, हमें पता नहीं है, तो इस पर कमेंट करना भी ठीक नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि भाई, मुझे लगता है कि मुसलमान ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए उनको लगता है कि उनकी इस्लाम पे हमला हो गया और ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शायद आप लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं आएगा। इसके पहले कि मैं आपको सबूत दूं, उसके पहले मैं सना से कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास वो वीडियोस थे कि जी भारतीय मुस्लिम ये कह रहे हैं, धर्मगुरु कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसा, तो वो क्लिप्स भी लगा देती तो अच्छा लगता, कि ऐसा नहीं लगता कि वो सवाल आपका है या आप उनके कंधे पर बंदूक रख के चला रही हैं। मेरी बात समझ रही है? वो अगर क्लिप लगा देती, छोटे छोटे क्लिप से लगा देती, तो वो बतौर सबूत आपको आ जाता कि नहीं जी, मैं जो कह रही हूँ सच्ची बात कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं अब भारतीय मुसलमान गुरुओं की ही बात सुनाने वाला हूं, इस्लामिक स्कॉलर की ही बात सुनाने वाला हूं। सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं यूसीसी के बारे में। 44 आर्टिकल में, हमारे आईन में, हमारा संविधान, उसमें एक बात कही गई है कि इस मुल्क के रहने वालों के लिए एक जैसा कानून होगा, एक जैसा कानून होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, इससे कौन इनकार करता है? मसला बात से पैदा नहीं होता, बात के इंटरप्रिटेशन से पैदा होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब ये है कि हर हिंदुस्तानी को यह हक हासिल है कि वो अपनी तबीयत के मुताबिक कपड़ा पहने। और एक बात और है, किसी चीज पर रिएक्ट करने के लिए, रद्द अमल देने के लिए, किसी चीज पर तनकीद करने के लिए वो चीज सामने होनी चाहिए। अभी तो ये भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा, क्या होगा, कैसा कानून होगा। मैं चीफ इमाम हूं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का, हिंदुस्तान की, भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इमामों की, मस्जिदों की। अगर हम सब इस पर मिलकर एक अच्छा सा एक ड्राफ्ट तैयार हो और उस ड्राफ्ट में सभी की आम सहमति अगर बनती है, तो मुझे लगता है कि ये विरोध शायद खत्म हो जाएगा। किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अगर सामने आ रहा है तो उसको फेस करना चाहिए और हमें बैठकर बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है कि उसमें और अच्छी चीजें बन जाए, ऐसी चीजें हो जाए जो सबके लिए अच्छी हो जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का मुखालफत करती है, विरोध करती है, वो करती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने अच्छे अच्छे काम देश में किए हैं, कहां गई पर्सनल लॉ बोर्ड? आज तक तो उन्होंने एक भी तारीफ नहीं की है, आज तक को कोई अच्छा कार्य या उनकी तारीफ नहीं की है। सिर्फ विरोध करना ही हमारा काम रह गया। पर्सनल लॉ बोर्ड ही एक भारत की एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो शरीयत पर फैसला लेगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ मुखालफत करती है क्योंकि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी जो इस फैसले को लेती है। सुन लिया आपने? तो मैंने तो सबूत दे दिया, ये भी इंडिया के मुसलमान हैं, इंडिया के इस्लामिक धर्मगुरु हैं, गुरु हैं। अब आप क्या कहेंगे? तो देखिए, हर चीज के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, दो दो पहलू होते हैं। अभी तक वो ड्राफ्ट आया नहीं है, और जैसा कि तारिक भाई ने कहा, वो ड्राफ्ट आएगा, वो सिविल कोड है,
उसमें रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, वो सबके लिए बराबर होगा। भाई अगर आईपीसी की धारा लगती है तो हिंदू पर भी सेम लगती है, मुसलमान पर भी सेम लगती है, वो भी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, अगर आप कोर्ट जाते हैं तो सब पर सेम धाराएं लगती हैं, सेम कानून है, उसमें धर्म तो नहीं देखा जाता। ऐसे ही जो कानून है वो कई, और ऐसे ही नहीं बन जाएगा कि आज हमने फैसला किया कि ये लागू कर दें, जी नहीं, कमेटी बनाई गई है, अभी चर्चा होगी, उस पर बात होगी, विरोध होगा, ये हटाया जाएगा, ये जोड़ा जाएगा, इस पे उसके नतीजे देखे जाएंगे, बहुत सारी चीज होंगी। ऐसे ही कोई चीज नहीं बन जाती है। पाकिस्तान नहीं है ये इंडिया है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अगर मुसलमानों को ये डर लग रहा है कि ऐसा है, तो वेट करिए, ड्राफ्ट आने दीजिए, वो एकाएक थोप नहीं दिया जाएगा आपके ऊपर, विरोध करने का भी अवसर मिलेगा। हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं, विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। सरकार किसी की भी हो, अगर वो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है तो हम उसका विरोध करेंगे। किसान आंदोलन हुआ ना, सरकार को कानून वापस लेना पड़ा ना भाई। तो आप इतना अग्रेसिव मत होइए, आप इतना रिएक्टिव मत होइए। आप रिएक्टिव होते हैं ना तो लगता है कि जी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इन्हीं को है, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कि कोई भी चीज लाओ सबसे पहले यही खड़े हो जाते हैं जी। ये चीज बहुत ध्यान देने की बात है। और आने दीजिए, फिर देखेंगे। ऐसी तो कोई भी चीज थोपी नहीं जा सकती, हिटलरी तो है नहीं कि आप कुछ भी थोप देंगे। और अगर वो देश की बेहतरी के लिए होगा तो सारे धर्मगुरु मिलेंगे, सारे बुद्धिजीवी मिलेंगे, इंटेलेक्चुअल मिलेंगे, सभी पार्टियां मिलेंगी, बैठ के बात होगी, कोई चीज अच्छी ही निकलेगी उसमें से जो सबके लिए सर्वमान्य होगी, तभी होगा। आप बताइए कौन सा कानून ऐसा बनाया गया है जो सर्वमान्य नहीं है या सबके लिए बराबर नहीं है, या टारगेट करके बनाया गया हो कि जी ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए। सवाल ये है कि भाई एक सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एक कानून, एक देश, एक कानून होना चाहिए। बस बात इतनी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।